और दारू भरा ट्रक पकड़ के इतराओ न ज्यादा, दारू भरा ट्रक पकड़ के इतराओ न ज्यादा, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, एक ट्रक नमकीन भी पकड़ो। बात नहीं कहे भैया, मैंने इतनी बात कही कि डार्लिंग ऐसा टीका लगाओ मुझे कि मैं जिस किसी सुंदर महिला को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूं वो एक्सेप्ट हो जाए। 4 टीका लगे और 14 टाका लगे, यकीन मानिए सारा कुछ डॉक्टर ने लगाया। तो इस बार कवि सम्मेलन में मेरे तेवर कुछ नए थे, क्योंकि कविता हूं, काफी समय से कविताएं कर रहा हूं, इसके बावजूद कविता के क्षेत्र में मेरा करियर सेट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं सेट हो पा रहा है वो भी बताता हूं। एक जगह मैं कविता पढ़ने गया, मैंने बहुत अच्छी हास्य कविता पढ़ी। सामने एक नौजवान बैठा था, उसने अपनी आंखें एकदम लाल लाल कर ली, एकदम लाल लाल कर ली। मैंने कहा भाई, मैंने इतनी अच्छी कविता पढ़ी, तुमने अपनी आंखें लाल कर ली हैं, क्या मेरी कविता पसंद नहीं आई? उसने कहा तुम्हारी कविता तो बहुत पसंद आई, मगर एक बात है। हमने कहा क्या बात है? उसने मेरी तरफ उंगली उठाई और कहा कि तुमने मेरा चालान किया था। अच्छा लगा तो ठीक से ताली बजाइए, फिर माहौल शुरू किया जाए। है? मैंने कहा भाई वो परिस्थितियां रही होंगी, मैं दूसरी भूमिका में था, तुमने गलतियां की होंगी, 2 गलतियां एक साथ की होंगी। पहले कोई अपराध किया होगा और दूसरे कुछ दिया भी नहीं होगा, मतलब सबूत नहीं दिया होगा अपने निर्दोष होने का। तो आज मैं कवि की भूमिका में हूं, मैंने तुम्हारा 10 बार भी चालान किया है, तो उस बात को भूल जाओ और आज सुनो मुझको। उसने कहा ठीक है, मैं भूल जाता हूं। मैंने और अच्छी कविता सुनाई, उसने और आंखें लाल कर ली। मैंने कहा अब क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि चालान मैं अपना भूल जाता हूं। उसने कहा कि मैं चालान तो अपना भूल गया, लेकिन एक बात फिर भी भुलाए नहीं भूलती है। मैंने कहा क्या नहीं भुलाए भूलती है? तो उसने कहा कि तुमने हमारे बाप का भी चालान किया था। अब इस परिस्थिति में जब हमको पढ़ना पड़ता है, तो आप भी बताइए कैसे मेरा करियर सेट होगा। और आप लोग भी अगर फेल कर देंगे तो समझिए सब फेल है। एक बार ताली बजाइए, मैं शुरू करता हूं। एक लोग पूछने लगे हमसे कि कानून व्यवस्था की हालत कैसी है प्रदेश में। मैं कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने पूछा करप्शन की हालत क्या है प्रदेश में। मैं फिर भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा बताओ। तो मैंने कहा कि मैं मंच से कविता पढ़ता हूं। मैंने कहा मैं मंच से कविता पढ़ता हूं। उन्होंने कहा मेरे प्रश्नों का जवाब दो। मैंने कहा तुम शांति व्यवस्था की बात करते हो, तो मैं बता तो रहा हूं कि मैं इंस्पेक्टर हूं और मंच से कविता पढ़ता हूं, तो शांति व्यवस्था अपने आप समझ जाओ कि अच्छी होगी। तो उसने कहा मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो, करप्शन के बारे में। अरे मैंने कहा खुद समझ जाओ, अगर उधर कुछ मिल रहा होता तो हम रात रात भर मंच पर कविता पढ़ते क्या? पुलिस की नौकरी करना और दोस्ती निभाना बहुत कठिन है। मैंने पिछली होली में 1 ट्रक अंग्रेजी शराब पकड़ ली। 1 ट्रक अंग्रेजी शराब पकड़ ली और मेरे दोस्तों का फोन आने लगा। क्या फोन करते हैं कि मोटा जो माल पकड़े हो महीन भी पकड़ो। मोटा जो माल पकड़े हो महीन भी पकड़ो, जो इनको बनाती है वो मशीन भी पकड़ो। मोटा जो माल पकड़े हो महीन भी पकड़ो, जो इनको बनाती है वो मशीन भी पकड़ो। और दारू भरा ट्रक पकड़ के इतराओ न ज्यादा, दारू भरा ट्रक पकड़ के इतराओ न ज्यादा, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, एक ट्रक नमकीन भी पकड़ो। हम आ रहे हैं, एक ट्रक
हमको जब भी कविता करने के लिए संचालक बुलाते तो एक शेर पढ़ते हैं कि वो कैदी हवालात में फांसी लगाकर मर गया, क्योंकि सागर खयामी जी की रचना पढ़ते हैं कि कैदी हवालात में फांसी लगाकर मर गया क्योंकि रात भर गजलें उसको थानेदार ने सुनाई थी। बार बार जब भी कोई संचालक बुलाएगा हमको, पहली बात तुम मान के चलिए कि जो सबसे बड़ी बदनामी आप लोग करते कि पुलिस टाइम से नहीं आती, आज मैं इतना खुश हुआ हूं कि सबसे पहले मेरा नंबर लगा दिया है। मैं चाहता हूं कि जैसे मेरा नंबर लगाया है ऐसे इनका भी नंबर लगाए। तो कहते हैं फांसी लगा के मर गया। मैंने कहा एकदम गलत आरोप है, थानेदार की गजल सुनाने के बाद फांसी नहीं लगाया होगा। तो कहते क्या बात है? हमने कहा कि क्या आखिरी ख्वाहिश है? बताना ना पड़ेगा। क्या आखिरी ख्वाहिश है? बताना ना पड़ेगा। थाने से कचहरी उसे जाना न पड़ेगा। क्या आखिरी ख्वाहिश से बताना ना पड़ेगा? थाने से कचहरी उसे जाना न पड़ेगा। और कोतवाल सुना देगा जिसे रात भर गजले, मर जाएगा, फांसी लगाना न पड़ेगा। वाह वाह वाह। पुलिस विभाग में भर्ती निकली हुई है, सिपाही भर्ती अभी क्लियर हो रही है। अप्रैल से पता लग रहा है कि ट्रेनिंग पर जाएंगे। हमसे भी लोग पूछते हैं पुलिस विभाग में हूं कि पुलिस में आने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए पुलिस में आने के लिए। मैंने कहा ठीक है मैं बताता हूं आपको। तो सुनिए आप लोग भी, अगर लगे कि सही योग्यता बता रहा हूं तो समर्थन करिएगा। मैंने कहा कि 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी और 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए। वाह वाह वाह। अब भेद बदमाश का जो लेने जाओ ऐसे लोग, आंख से भी काजल चुराना आना चाहिए। अब फायर बदमाश जो तुम पर करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए। और दूर देश जाके बदमाश जो सरेंडर करे तो तुमको भी कार पलटाना आना चाहिए। श्री कृष्ण जी मिल गए, कहने लगे कि हम अवतार लेना चाहते हैं लखनऊ चौकों के आसपास में। हमने समझाया, हमने कहा महाराज अवतार न लीजिए, अब समस्या आएगी। उन्होंने कहा क्या समस्या आएगी? तो मैंने कहा कि आओगे कन्हैया दोबारा इस देश में, तुमको तुम्हारा ही जुनून मार डालेगा और कदम की ठंडी छांव भूल जाओगे कान्हा, गर्मी से तुम्हें मई जून मार डालेगा। और चाकू सारा खाए अब घूमती हैं गोपियां, तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा। चाकू सारा खाए अब घूमती हैं गोपियां, तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा। और गली गली मुरली बजाना न कान्हा, अब एंटी रोमियो वाला कानून मार डालेगा। वाह वाह वाह। बहुत कम लोग जानते हैं कि पिछले साल जो चौक का कब सम्मेलन था उसमें मुझे बुलाया गया था, लेकिन मैं नहीं आ पाया था। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। जब मैं चौक के कब सम्मेलन के लिए चलने लगा तो मेरी धर्मपत्नी जी मुझे टीका लगाने लगी। मैंने उनसे इतनी बात कह दी कि डार्लिंग, हाँ तो डार्लिंग अपनी पत्नी कहे भाई, इसमें कौन हंसने वाली बात हो गई? अपनी पत्नी कहे भैया। मैंने इतनी बात कही कि डार्लिंग ऐसा टीका लगाओ मुझे कि मैं जिस किसी सुंदर महिला को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूं वो एक्सेप्ट हो जाए। 4 टीका लगे और 14 टाका लगे। यकीन मानिए सारा कुछ डॉक्टर ने लगाया। वाह वाह वाह। तो इस बार कवि सम्मेलन में मेरे तेवर कुछ नए थे, क्योंकि कविता पढ़ने हम अपनी असली पत्नी के साथ गए थे। वाह। एक कवि जी ने कहा कि आप यहां अपनी पत्नी के साथ क्यों आए हैं बताएंगे? मैंने कहा हमारी पत्नी है, अपनी पत्नी नहीं तो क्या तुम्हारी पत्नी के साथ आएंगे? फिर मैंने पत्नी को साथ लाने की असली वजह बताई। सुन करके सबकी बुद्धि चकराई। मैंने कहा पिछली बार कवि सम्मेलन में यहां मेरे जूते खो गए थे, तब मेरे नयन भराए थे, तब संयोजक जी ने मेरे लिए नए जूते मंगाए थे। क्या पता उसी तरह का चमत्कार
इस बार भी हो जाए, उस बार जूते खोए थे और इस बार पत्नी खो जाए। वाह वाह वाह। ऐसा हो जाए तो मेरी किस्मत है न खिल जाए, नए जूतों की तरह नई पत्नी न मिल जाए। पत्नी ने नीचे से सुना और वहीं से चिल्लाई कि आप जूते खोने का राग कब तक गाएंगे, ये आप जूते खोने का राग कब तक गाएंगे। पिछली बार जूते पाए थे ना, इस बार भी जूते ही पाएंगे। वाह वाह वाह। बहुत लोगों को लगता है कि कब सम्मेलन करके मेरा करियर सेट हो रहा है, लिफाफा मिल रहा है मोटा मोटा। यकीन मानिए कभी साहब लोगों का साथ करके मेरा कोई भला नहीं हुआ। रात रात भर कविता पढ़वाते हैं, लिफाफे के नाम पर कई बार बहाना, कई बार उधार, कई बार कुछ, कई बार कुछ। इससे बहुत बेहतर कविता मैं अपने थाने पर बैठ करके सुनाता था। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जो मेरे मन में आता था वो पेमेंट में ले लेता था। मेरी 3 लाइन की कविता होती थी। पहली लाइन उसकी होती थी कि ये जो पकड़ा गया है ये किसी भी कीमत पर छूट नहीं पाएगा। ताली बजाओ भाई, अच्छा लगे तो यार, केवल हंसी मत। ये किसी भी कीमत पर छूट नहीं पाएगा। दूसरी लाइन होती थी कि इसको हवालात में डालो, और तीसरी लाइन जो आप सब ने सुना होगा कि बड़े साहब के नॉलेज में है। बहुत अच्छा पेमेंट। यहाँ वंदना शुक्ला जी बैठी हैं, प्रेरणा जी बैठी हैं, तमाम महिलाएं बैठी हैं। 4 लाइन की एकदम असली प्रार्थना इनके लिए मैं करता हूं ईश्वर से। और आप लोगों को लगे कि इससे बेहतर प्रार्थना कुछ हो नहीं सकती है तो जबरदस्त तालियां उठाइएगा चौथी लाइन में कि हंसी खुशी जिंदगी में सदा ही बहार रहे, दिन भगवान कोई दुख के दिखाए ना, और कंचन कमनीय काया बनी रहे आपकी, कोई कमजोरी और रोग भी सताए ना, और पति सदा पल्लू में ही बंधा रहे आपके, कुछ आप कहें कान पूंछ भी हिलाए ना, पति सदा पल्लू में ही बंधा रहे आपके, कुछ आप कहें कान पूंछ भी हिलाए ना, और रूप सौंदर्य दिन रात बढ़े आपका, और सरकार इस पर टैक्स भी लगाए ना। बहुत कम लोग जानते हैं या ज्यादातर लोग जानते हैं कि फेसबुक पर मेरे 9 लाख से भी ऊपर फॉलोअर हो गए। जब 1.5 लाख 3 लाख थे उस समय वंदना शुक्ला जी से संपर्क में आया मैं, इनसे बात होने लगी तो इन्होंने कहा कैसे बढ़ रहे हैं। हमने कहा लाइव में आता हूं, वीडियो बनाता हूं, तो आप भी लाइव आइए, वीडियो बनाइए, आपका भी बढ़ जाएगा। इन्होंने कहा तुम्हारी तरह हम लाइव नहीं आ पाएंगे। कहें क्यों नहीं? हमने कहा क्यों नहीं आ पाओगे? कहे तुम जो है खोपड़ी में कड़ुआ तेल लगा के लाइव आ जाते तो हमारा 2,500 3,000 4,000 का खर्चा आता है, तब हम लोग जो है सुंदर लगते हैं। ताली बजाओ भाई। तो इन्होंने कहा हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगता है कि जो महिला फैन है उन पे ज्यादा ध्यान देते हैं और जो पुरुष फैन है उन पे कम ध्यान देते हैं। यकीन मानिए वो आरोप नहीं, वो सच्चाई है, वो सच्चाई है। अगर आपको एक महिला एक लड़की फॉलो कर ली तो 40-50 लड़के बिना कहे आपको फॉलो कर लेंगे, और एक अगर छोड़ दी तो 40-50 नहीं 400-500 भाग जाएंगे छोड़ छोड़ के। तो हम क्यों ध्यान देते हैं कि अपना और अपनों का मुझको भरोसा बड़ा, गैर के जो रहेंगे भरोसे कहां जाएंगे। और बेहया के पेड़ हैं हम, बेहया के पेड़ हैं हम, अपने आप बढ़ रहे, बेहया के पेड़ पाले पोसे कहां जाएंगे। अब बनते ही जल गए जो तीखे और खारे हैं, व्यंजन कहो ऐसे परोसे कहां जाएंगे। अब बर्फी जलेबियां जब साथ में हमारे होंगी, 3 कोन वाले फिर समोसे कहां जाएंगे। वाह। आप लोग कब सम्मेलन कराते हो? बहुत अच्छा कब सम्मेलन करते, बहुत लंबे समय से कराते हो आप। हम लोगों के ऊपर आरोप लगता है कि हम लोग कब सम्मेलन नहीं कराते हैं। यकीन मानिए हम लोग बहुत चाहते हैं कि हम कब सम्मेलन कराएं, लेकिन ये कभी लोग आते ही नहीं, ये आते ही नहीं है। मैंने अपने थाने में जब कब सम्मेलन कराने की ठानी तो इन कभी लोगों से बात किया हमने,
तो जो ये बात करते हैं 25,000 बात करते हैं त्याग तपस्या बलिदान, भारत चीन पाकिस्तान का भैया हाँ दारोगा जी। तो ये कभी लोग जरा कंसंट्रेट करिएगा, एक बार ताली हो जाइए फिर शुरू करता हूं मैं। हाँ जी। तो ये बात करते हैं त्याग तपस्या बलिदान, भारत चीन पाकिस्तान की, लेकिन जब पेमेंट की बात होती है तो ये 25 पैसा भी कम नहीं करते हैं। मैंने इन लोगों को बुलाया, जिसने 25,000 कहा, 25,000, 50,000, 1 लाख, जिसने जो मांगा उस रेट पे बुलाया। सारी रात धुआंधार कब सम्मेलन हुआ। जब ये लोग चलने लगे तो मैंने ईमानदारी के साथ जिसका जो तय था उसके हाथ में रख दिया। जगजीवन मिश्रा जी हैं, इनकी आंख में आंसू आ गए भाई साहब, रोने लगे एकदम, कहने लगे कि भैया हम पुलिस को बहुत गलत समझते थे लेकिन आज हम जान गए। हमने कहा क्या जान गए? इन्होंने कहा कि हम आज जान गए हैं कि पुलिस पैसा देना भी जानती है। वाह। हमने कहा हम सब जानते हैं। तो इन्होंने कहा क्या अब हम जा सकते हैं? हमने कहा पैसा पेमेंट हो गया, अब जाओ। ये लोग चल दिए। आगे चौराहा पड़ता था। ये आप थोड़ी लेते हैं। अरे ऐसे सब सामने सामने यार, सामने सामने यार। हमने आगे चौराहा पड़ता था भाई साहब, वहां हमने चेकिंग लगवा दिया। हमने चेकिंग लगवा दिया। अरे हमारी तरफ देखो भैया, वो तो देखे चला गया। हमने वहां चेकिंग लगवा दिया। जगजीवन मिश्रा जी जो कि वैसे तो श्रृंगार के कवि हैं लेकिन रात में पढ़े थे कि देशद्रोहियों को पिस्तौल से मार दूंगा, पिस्तौल से मार दूंगा। हमने इनके कंधे पर हाथ रखा और हमने कहा मिश्रा जी वो पिस्तौल दे दीजिए। इन्होंने कहा कौन सी पिस्तौल? हमने कहा रात में आप पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कविता में पढ़ा था। मैंने कहा बयान में अगर बात आई है तो पिस्तौल देना पड़ेगा। हंसो ना भाई, ताली बजाओ, ऐसे नहीं मजा आएगा। मैंने कहा बयान में बात आई है तो देना पड़ेगा। इन्होंने कहा नहीं दूंगा, नहीं है मेरे पास, तलाशी ले लीजिए। इनको 100 कदम हमने दूर हटाया और इनकी गाड़ी की तलाशी ली। यकीन मानिए पिस्तौल बरामद हुई। बिहारी लाल अंबर कहने लगे कि हमसे क्या मतलब है, पिस्तौल मिश्रा जी के पास बरामद हुई है। मैंने कहा नहीं, मुझे अपने मुखबिर से पता चला है कि ये पूरा गिरोह कहीं एक साथ रात में रहा है। बिहारी लाल अंबर कहे कि आपकी आंख फूट गई थी, रात भर कब सम्मेलन आपके थाने में हुआ है और आप कह रहे हो कि रात भर गिरोह कहीं साथ में रहा। आप खुद गवाह हो कि हम आपके थाने पर रहे हैं। मैंने जो पुलिस का सबसे बड़ा दर्द है वो रखा। हमने कहा भाई मुझे मालूम है कि आप हमारे थाने में रहे हैं, मैं उसका गवाह भी हूं, लेकिन यकीन मानो अदालत में पुलिस की गवाही मानी नहीं जाती है। वाह वाह वाह। जिससे जो तय था सब वापस हो गया। जगजीवन मिश्रा जी पूछने लगे कि आपको पैसा वापस लेना था तो देने का नाटक क्यों किया? मैंने कहा कि जो दिया था वो मेरा फर्ज था और जो लिया है यही हमारा असली धंधा है। वाह 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 वाह। वो 4 लाइन आपको सुना करके अपना स्थान लेता हूं। जिसके सैकड़ों वीडियो वायरल हुए। अगर आप मोबाइल चलाते होंगे तो निश्चित रूप से आपने उसको देखा होगा, सैकड़ों वीडियो वायरल हुए उसके। उसको मैं सुना